हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं वह भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ था, यानी कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि अभी भी हैं वो, लेकिन अब वो केयर टेकर हैं, काम चलाऊ प्रधानमंत्री हैं, या आप कह सकते हैं एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अभी उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कराया है। पार्लियामेंट को सस्पेंड करने के लिए प्रोरोगेशन का रिक्वेस्ट किया था, जिसे वहां के गवर्नर जनरल, जो वहां के राज प्रमुख होते हैं, उन्होंने मान लिया और 24 मार्च तक के लिए उसको ये प्रोरोग कर दिया है। प्रोरोगेशन के लिए यानी निलंबन के लिए उन्होंने, जिसको हम लोग अपने यहाँ कहते हैं पी से प्रेसिडेंट, पी से प्रोरोगेशन, यानी राष्ट्रपति ही सत्रावसान कर सकता है। सत्र की बैठकों को स्थगित करने काम प्रिजाइडिंग अफसर का होता है। उसके लिए एडजर्न साइंड आई अक्सर आप सुनते होंगे अखबारों में। तो अब हम जस्टिन ट्रूडो, जो कि भारत विरोधी काम कर रहे थे, और हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर था, संभवतः 77 में उसका जन्म हुआ था, अभी कम उम्र का था, वह गुरुद्वारा से अरदास करके निकल रहा था, उसी समय उसकी हत्या हो गई थी। उसका आरोप जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंट पर लगाया था और खालिस्तानियों को खुश करने के लिए भारत सरकार से कह रहा था कि आप जांच में सहयोग करिए, ताकि वो खालिस्तानियों को ये दिखा सके कि भारत सरकार सहयोग इसीलिए कर रही है, भारत सरकार के पार्ट पर गलती है, और इससे वो जसमीत सिंह के नेतृत्व में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल कर सके। चूंकि 338 सदस्यों वाली निचले सदन, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं कनाडा में, उसमें उसके पास 153 सीटें हैं। 17 सीटें कम पड़ रही थीं। 170 सीट चाहिए बहुमत के लिए, 17 सीट कम पड़ रही थी, जबकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीटें थीं और उसकी लोकप्रियता भी लगातार कम हो रही थी। कहा जा रहा है पोलिवर, जो कि वहां कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और अगले देश के प्रधानमंत्री होने का चांस उन्हीं का है। तो ऐसी दशा में जस्टिन ट्रूडो के सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती थी जिससे कि वो ज्यादा दिन तक सत्ता में रह सके। मोटे तौर पर उन्होंने त्याग पत्र देना है उचित समझा, लेकिन उससे भारत का एक बहुत बड़ा सरदर्द कम हो गया। मोटे तौर पर उन्होंने भारत के ऊपर खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाते हुए ये कह दिया था कि भाई ऐसा है कि भारत इस हत्या में शामिल है। और यही नहीं, उन्होंने भारत के उच्चायोग में काम करने वाले कई राजनयिकों को उन्होंने निष्कासित कर दिया अपने यहाँ से। हालांकि भारत सरकार ने भी टफ स्टैंड लेते हुए कनाडा के दूतावास में काम करने वाले कई राजनयिकों को यहाँ से निष्कासित किया था, लेकिन फिर भी कनाडा का जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो था वो खुल करके भारत सरकार का विरोध कर रहा था। और मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली उसे अमेरिका ने चढ़ा रखा था, क्योंकि वो बार बार कहता था कि भाई 5 देशों का जो 5I कोऑपरेशन अलायंस है, दूसरे शब्दों में यह एक खुफिया जानकारी शेयर करने का अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता है। तो 5 देश इसमें शामिल हैं। तो लगता है जो बाइडेन की सरकार सोच रही थी कि भाई कैसे मोदी तीसरे टर्म में देश के प्रधानमंत्री बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत के पड़ोस में हर जगह सत्ता परिवर्तन हो गया। अब ये अमेरिका का हाथ बांग्लादेश में भी नजर आ रहा है, जहां की मोहम्मद यूनुस अमेरिकी चमचे हैं और वो अमेरिका की शह पर ही वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होने दे रहे हैं। काफी दिन तक तो उन्होंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। बाद में वहां की सेना ने और मोहम्मद यूनुस ने यह स्वीकार किया कि भाई इस तरह की 20-22 घटनाएं हुई हैं और उस पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। बस इतनी सी कह करके उन्होंने इतिश्री कर लिया था। आज 8 जनवरी है, 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे
तो मुझे लग रहा है अमेरिका का डीप स्टेट, यानी वहाँ राज्य से, देश से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए लोग, और उन्हीं का मुखौटा है जॉर्ज सोरोस। ऐसी दिशा में वो थोड़े से कम आक्रामक रहेंगे भारत के प्रति, क्योंकि जो बाइडेन और कमला हैरिस जब ये लोग सत्ता में नहीं आए थे 2020 में, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटाने, 35A को हटाने का वो लोग विरोध करते रहे और ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते रहे। सत्ता में आने के बाद वो खामोश रहे। नरेंद्र मोदी की भी अपनी मजबूरी है, वो नहीं चाहते हैं अमेरिका को खुलेआम नाराज किया जाए, इसलिए अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी, सक्रिय आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने जब भारत के खिलाफ विश्वमन किया, माघ मेला खिलाफ विश्वमन किया, तो ऐसी दशा में अमेरिका में एक सम गुप्ता हैं, राजेश गुप्ता या क्या नाम है, वो अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि भाई वो भारतीय दूतावास के अपने आप को कर्मचारी बताते हैं, और उन्होंने एक एजेंट को हायर करने की बात कही थी जिससे कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराई जा सके। हालांकि भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया कि भाई गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति जो है भारतीय दूतावास में काम करता है या करता था, और वो इसे बिल्कुल नहीं जानते। रही बात गुरुपतवंत सिंह पन्नू की, तो वो घोषित आतंकवादी और भारत के खिलाफ विश्वमन करता रहता है, अमेरिका को भी पता है। लेकिन अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी वहां ह्यूमन राइट्स की दुहाई देकर और वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू को बचाने में लगी हुई है, ये तो क्लियर हो गया है। इसी वजह से वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एंगल देखते रहते हैं, और उनके जो पूर्व में मंत्री या राष्ट्रपति रहे, बराक ओबामा रहे हुए, चाहे बिल क्लिंटन हुए, चाहे उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन हुई, उन लोगों के इशारे पर ये लोग प्रो पाकिस्तानी एजेंडा भी चला रहे थे इनडायरेक्टली। मोटे तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाले जितने भी एड थे सबको डोनाल्ड ट्रंप के समय बंद कर दिया गया था, लेकिन जो बाइडेन ने फिर से शुरू कर दिया इन सब चीजों को देना। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका कनाडा को इनडायरेक्टली ये उकसाया होगा इस चीज के लिए, और जस्टिन ट्रूडो ने ना आओ देखा, ना ताव देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, और भारत सरकार के विरुद्ध अपना मुहिम छेड़ दिया। खुल्लम खुल्ला संसद में घोषित किया कि भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ है, जो कि भारत सरकार का करीबी है, और उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि वह जांच में सहयोग करें, जबकि कोई एविडेंस नहीं था। और वो इसलिए कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी थोड़ी लेफ्ट लीनिंग है या सोशलिस्टिक लीनिंग है, जिसका गठन अगस्त 1961 में एक टॉमी डगलस नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि कनाडा का ही रहने वाला था, और उसी के इस समय जसमीत सिंह जो उसके नेता हैं, वो एक सरदार जी हैं, खालिस्तान समर्थक हैं। मैंने अपने उसमें उनका फोटो लगा भी रखा है थंबनेल में, आप आराम से उसे देख सकते हैं। तो 17 जिन सांसदों की इनको जरूरत थी, उसमें 25 सांसद लेकर समर्थन दे रहे थे। जसमीत सिंह बाद में समर्थन विड्रॉ कर लिया, और ये कहने लगे कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या कनाडा के किसी भी अपेक्षा पर खरा न उतरते हुए एक नुकसान पहुंचाया है। जबकि सच्चाई ये है कि समर्थन विड्रॉ करने का एक बहाना ढूंढ रहे थे जसमीत सिंह, और उन्होंने समर्थन वापस लिए जब उनको लगा कि भाई केवल निज्जर की हत्या का मामला उठाने से काम नहीं बनने वाला है। वैसे भी कनाडा में अक्टूबर 2025 में वहाँ संसद के निचले सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ऊपरले सदन को सीनेट कहते हैं, सीनेट ऑफ कनाडा कहते हैं। और आपको पता है कि वहाँ ज्यादातर कानून अनकोडिफाइड है, इसीलिए पक्का ये बताना संभव नहीं है कि वहाँ कितने आर्टिकल हैं संविधान में। जैसे अमेरिका का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 आर्टिकल हैं। भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे, 22 भाग थे। आज की डेट में 25 भाग हैं, 448 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं। तो इस प्रकार से भारत का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बताना संभव है, लेकिन अमेरिका में
ये बताना, सॉरी, कनाडा में ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटेन की तर्ज पर उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर ऊपरले सदन यानी अपने सीनेट का गठन किया है। 1965 में बस एक कानून बन गया कि भाई 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के में, यानी सॉरी, कॉमन्स सभा के मेंबर नहीं होंगे, सॉरी सॉरी सीनेट के मेंबर नहीं होंगे, जो कि वहां का ऊपरले सदन है। मोटे तौर पर ये बात क्लियर कर दी गई 1965 के कानून में, अधिनियम में, कि भाई वहां जो 75 साल से ऊपर होगा वो वहां के सीनेट का सदस्य नहीं हो पाएगा। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर वंशानुगत जो लॉर्ड्स हैं या जो विकाउंट हैं या जो ड्यूक हैं या वेलिंगटन है या नाइट हैं, जैसे अमेरिका में 5 कैटेगरी है, हालांकि इसे कानून के सामने उनको गैर बराबरी नहीं मिलती, जैसा भारत में उन्होंने लागू कर रखा था रौलट एक्ट पारित करके। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटेन में ये पद दिए जाते हैं और ये भरे सेरेमोनियल होते हैं, लेकिन इसका खासा महत्व भारत में तो फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 18 ही ये साफ करता है। भाई यहाँ उपाधियों का अंत जब तक नहीं होगा तब तक राइट टू इक्वलिटी हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए उन्होंने उपाधियों के अंत की व्यवस्था किया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, जिसको लागू कराने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। खास करके 18(1) 18(2) तो न तो राज्य को अलाउ करता है न तो किसी भारतीय नागरिक को अलाउ करता है वो कोई भी उपाधि ले सके। हालांकि उसमें सेना और एकेडमिक 2 उपाधियां नहीं आती हैं, क्योंकि इनको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून के सामने गैर बराबरी पैदा नहीं होती। मतलब आप किसी को कैप्टन या मेजर या जनरल कहते हैं तो उससे कानून के सामने गैर बराबरी पैदा नहीं होती। इसी प्रकार से किसी को यूनिवर्सिटी का रिटायर हुआ है प्रोफेसर, मान लीजिए आपका प्रोफेसर XYZ, तो इससे कानून के सामने गैर बराबरी पैदा नहीं होती। किंतु कनाडा में 1965 के कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भाई 75 से ऊपर का के उम्र का आदमी वहां के सीनेट का सदस्य नहीं हो सकेगा, और 1982 के अधिनियम के तहत इसको छेड़ा भी नहीं गया। 1982 में आखिरी संशोधन हुआ था, अभी तक वहां 13 संशोधन किए जा चुके हैं। एक्चुअली वहां अदालतों के फैसले ट्रीटीज या कन्वेंशन यानी संधियां और परंपराएं आविष्कार के अनुसार जो चीजें तय होती हैं सब वहां लागू की जाती हैं। वह एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है और फेडरल भी है। दूसरे शब्दों में भारत ने उससे बहुत कुछ लिया है। उसके खास करके वहाँ 1763 से लेकर के 1867 तक, वहाँ जब तक ब्रिटेन की सत्ता थी तब तक वहाँ तो नहीं कुछ हो पाया, लेकिन 1867 में जो वहाँ कानून बना और 1892 में जो फिर से संविधान का संशोधन किया गया, उसके तहत 1892 के अधिनियम के तहत वहाँ 3 सेक्शन जोड़े गए। और आपको हम बता दें कि वहाँ के जो सीनेट की व्यवस्था है उसको क्लैरिफाई 1892 और 1931 में ही किया गया था। 1946 में वहाँ नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कोशिश की गई कनाडा के लोगों को वही नागरिकता प्रदान की जाए या बाहर के लोगों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई। खैर, कनाडा और अमेरिका के बीच उसी तरह का रिश्ता है जो भारत और नेपाल के बीच कभी रहा है, यानी सीमा पर कोई पाबंदी नहीं है, एक देश से दूसरे देश आ जा सकते हैं, उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं है, न पासपोर्ट की जरूरत है। वही स्थिति कनाडा और अमेरिका के बीच है। तो निश्चित रूप से जो बाइडेन की सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चढ़ाया होगा कि भाई आप जो है भारत के खिलाफ विश्वमन करिए, और अमेरिका खुद ही ह्यूमन राइट्स की दुहाई देकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि मांग मेला में कोहराम मचाने की चेतावनी दे रहा है, उसको बचाने के लिए अमेरिका खुद ही कार्य कर रहा है। और यही स्थिति उसने कनाडा में भी पैदा करने की कोशिश की। गुरु पतवंत सिंह पन्नू तो कनाडा भी जाता रहता है, हालांकि इधर उसका मूवमेंट कम हो गया है। तो खैर जो भी है, लेकिन ये सही है कि जस्टिन ट्रूडो के सत्ता से हटने के बाद वहाँ खालिस्तानी बल कमजोर होंगे। तो भारत में जो खालिस्तानी काम कर रहे थे पंजाब में, जिनको खाद बीज बाहर से मिल रहा था, उसमें जरूर कमी आएगी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो विरोधी दल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पोलिवर हैं, उनके सत्ता में आने का चांस ज्यादा बड़ा है।
और मुझे लग रहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो इनको निश्चित रूप से जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जसमीत सिंह हैं या जो भी है, मत मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो खालिस्तानी हैं उनको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते खराब करने के लिए उन्होंने सरकार पर इसका दोषारोपण किया था। जिस जिस तरह से उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं अगर उनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो वैसे भी वो किसी दल से समर्थन नहीं लेंगे। क्या जरूरत है किसी दल से समर्थन, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे जसमीत सिंह जैसे व्यक्ति से समर्थन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। और वो भारत के हितैषी भी हैं, तो भारत भी यही चाहेगा भाई कंजर्वेटिव पार्टी जिस वहाँ के सभी सर्वे बता रहे हैं कि 9 साल की सत्ता के बाद जस्टिन ट्रूडो जिस प्रकार से अलोकप्रिय हुए हैं, उसको देखते हुए पोलिवर का ग्राफ बढ़ रहा है और उनके सत्ता में वापसी के आसार बढ़ गए हैं। अब 2025 अक्टूबर में जो चुनाव होना है, थोड़ा सा वहाँ का अलग मामला है भारत से, तो उसमें देखना होगा कि कैसे चीजें होती हैं। वैसे ज्यादा चांस तो यही है कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कनाडा के जो कि मुख्य विरोधी दल है, इनकी लिबरल पार्टी की, जिसका नेतृत्व जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से समर्थन ले रहे थे। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जसमीत सिंह इनको समर्थन दे रहे थे, लेकिन जब जब जसमीत सिंह को लगने लगा कि भाई जस्टिन ट्रूडो हमारा भी बेड़ा गर्क कर देंगे, तो उन्होंने पिछले साल समर्थन वापसी की घोषणा किया और सरकार की असफलता का सारा ब्लेम जस्टिन ट्रूडो पर थोप दिया। मुझे लग रहा है कि खालिस्तानियों के दबाव में ही जस्टिन ट्रूडो उल्टा पलटा भारत के विरुद्ध बयान दे रहे थे। लेकिन जो भी है, भारत से रिश्ते तो काफी खराब हुए थे जस्टिन ट्रूडो के समय। तो जस्टिन ट्रूडो के जाने से मुझे लग रहा है भारत को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। और 20 जनवरी के बाद हो सकता है मोहम्मद यूनुस भी मतलब 3 लोग भारत विरोधी, खुल्लम खुल्ला भारत विरोधी थे, जिसमें से मोहम्मद मोइजू जो मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं, वो तो भारत के पास देख रहे हैं कि धीरे धीरे खिसकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन में उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। दूसरे जस्टिन ट्रूडो थे जो कि अभी भी अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए भारत के विरुद्ध करेंगे क्या, थेथरई, आप जानते ही हैं थेथर आदमी को। अब वो एक बार कह चुके हैं तो कैसे भारत के से साठ गांठ करके किसी तरह से वो रहे वहां शांतिपूर्वक, चूंकि उनको सिखों का समर्थन आम चुनाव में चाहिए। भले ही उन्होंने लिबरल पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन राजनेता तो भाई बेश बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। हो सकता है वो फिर से सत्ता में वापसी करें और सिखों की आबादी वहां ठीक ठाक है, तो जो भी 5-6% वहां आबादी है सिखों की, वो कई जगह तो सिख डिसाइड करते हैं भाई कितनी 338 में से कई सीटों पर तो सिखों का बोलबाला ही है। तो इस वजह से, और उनमें ज्यादातर खालिस्तानी समर्थक हैं, इस वजह से भी जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का बोगी रेज करके भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपनी असफलता का मतलब शेरा आप कह रहे भारत के सिर बांधना चाहते थे, या यो कहने भारत के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते थे जिससे वो बच जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो उनके बचने के चांसेस कम है, चुनाव हारने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वजह से पार्टी का दबाव रहा होगा। अब देखना है उनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं। सबसे नाम आगे जो चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है, उन्हीं का सबसे आगे नाम चल रहा है। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तीसरे नंबर पर सूचना मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं। तो देखना है कि भाई वित्त, परिवहन और संचार में से कौन उनका उत्तराधिकारी होता। उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित तो किया नहीं है। अब देखना है कि भाई अक्टूबर में जब तक आम चुनाव होते हैं वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स निचले सदन के 338 सीटों के, तब तक देखना है कि भाई कौन उनका उत्तराधिकारी होता है और किसको कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जाता। मुझे लग रहा है केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में ये मार्च तक रहेंगे और उसके बाद पूरी तरह से सत्ता बदल जाएगी, नया प्रधानमंत्री आएगा। तो हो सकता है पार्टी की विचारधारा ही एंटी इंडिया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन देखना होगा कि उसका अप्रोच क्या रहता है।
लेकिन ये पक्का है कि अक्टूबर 2025 में जो आम चुनाव होंगे वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन के, उसमें जस्टिन ट्रूडो की विदाई तय है या लिबरल पार्टी की विदाई तय है, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी का आना लगभग तय हो चुकी। वहाँ जो सर्वे होते हैं वो मूड ऑफ द नेशन को भांपते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में वर्ष 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि एंटी मोदी हैं, दुष्यंत दवे जैसे लोग, वो लोग भी ये कहते हुए सुने गए, भाई वो भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और मूड मनमोहन सिंह के सरकार के विरुद्ध में है। तो 2019 में भी यही हालत थी, बल्कि और बेहतर हो गई मोदी के पक्ष में चीजें। तो उसी तरह से जस्टिन ट्रूडो के लिए चीजें अभी खराब चल रही हैं और खराब होती ही जाएंगी, लेकिन वहाँ का सर्वे थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक होता है और इसलिए उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है मोदी जी लकी आदमी हैं कि उनको जस्टिन ट्रूडो, मोहम्मद मोइजू और मोहम्मद यूनुस तीनों में से तीनों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आ गए हैं और मुझे लग रहा है वो भी डीप स्टेट से काफ़ी परेशान रहे हैं, इसलिए उनका भी प्रहार डीप स्टेट पर रहेगा ही। डीप स्टेट का मतलब जो सरकार से जुड़े हुए जुड़ी हुई एजेंसी हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। खैर, देखना होगा कनाडा में आगे क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे खालिस्तानी कमजोर होंगे और राष्ट्रवादी मजबूत होंगे देश के भीतर भी, और नरेंद्र मोदी के लिए पंजाब में भी स्कोप बनता दिख रहा है, खास करके अकाली दल के से अलग होने और अकाली दल के कमजोर होने के बाद। देखना होगा आगे क्या होता है। धन्यवाद।